स्टार्ट। चलो बेटा, कैसे हो बेटा? जो अपना लास्ट लेक्चर हुआ था आयनिक इक्विलिब्रियम का, उसमें हमने डिस्कस किया था बेटा प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ओके, उसमें वाटर की सभी प्रॉपर्टीज को अपन ने वन बाय वन डिस्कस किया था कि वाटर की मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, H प्लस या OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ H प्लस OH माइनस साइन क्या होते हैं, वाटर के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, और जो आयनिक प्रोडक्ट यानी KW होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे होता है, वन बाय वन अपने सब कुछ डिस्कस किया था बेटा। क्लियर? अपना यहाँ तक का जो पार्ट है बेटा वो अपने चैप्टर का बेसिक पार्ट डिस्कस किया, तो सीधे देखते ही टिक लगाने वाला हो या फिर आगे के कई सारे कॉन्सेप्ट्स में यूज होगा। ओके, चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों, अपने चैप्टर का डेरिवेशन वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, डेरिवेशन वाला पोर्शन मतलब क्या, अपन को एक एक पेज का डेरिवेशन डेराइव करके देखना बेटा अच्छे से, और लास्ट में क्या एक फॉर्मूला, एक या दो फॉर्मूले आएंगे, उन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके, वो डेरिवेशन वाले पोर्शन बेटा देखो अपन को अच्छे से समझने के लिए शॉर्ट एंड स्वीट में इजी वे में अच्छे से करना बेटा। ओके, देखना बेटा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जैसे हेडिंग में क्या लिख रहा हूं बच्चों, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, क्या कहा, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके बच्चों देखो कैसे करना, क्या करना, समझना इस बात को। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आए, सर आपने लिखा है आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सर दोनों आपने वीक ही क्यों लिए? दोनों वीक इसलिए लिए हैं बच्चों, हमें पता है आयनाइजेशन की अपन बात करें यानी कितना आयनाइज होता है, कितना आयनित होता है, आयंस में कितना टूटता है, तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग वाला तो क्या होता है 100% आयनाइज होता है, नहीं होता, स्ट्रॉन्ग वाला तो 100% आयनाइज होता है, तो उसके बारे में स्टडी करने की जरूरत है क्या? नहीं बच्चों। क्लियर? हाँ, वीक वाला क्या होता है हमें पता है, स्ट्रॉन्ग वाले के लिए अल्फा 100% होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो उसके लिए अलग से स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें पता वीक वाला जो होगा, चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, उसके लिए अल्फा क्या होता है, लेस देन 100% से कम होता है, चाहे 10% हो, 20 हो, 50 हो, 40 हो, 60 हो, 90 हो, कितना भी हो, लेकिन 100 नहीं होगा। इस वजह से ओनली वीक वाले की स्टडी करेंगे। क्लियर है बेटा? चलो बच्चों, तो अच्छे समझना, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी अपन वीक एसिड का और वीक बेस का दोनों के आयनाइजेशन की अपन स्टडी करेंगे। ओके, अब जैसे मैंने कहा डेरिवेशन वाला पोर्शन है बच्चों, तो आगे के चैप्टर में कई सारे लेक्चर्स में जैसे अपन बार बार डेरिवेशन बनाएंगे, एक एक पेज के सोल्व करेंगे बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा वर्कलोड कम करने के लिए, दिमाग पे बर्डन कम करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं बच्चों, कैसे वीक एसिड और वीक बेस, पूरे चैप्टर में हमें एसिड और बेस दोनों के बारे में बात करनी है, तो ये ट्रिक जरूर दिमाग में सेट रखना बच्चों, ये आपको काफी हेल्प करेगी। कैसे? फॉर एसिड, जहां भी बात आ जाए बच्चों एसिड की, ध्यान रखना एसिड के लिए कंसंट्रेशन क्या यूज करनी है, H+ की कंसंट्रेशन। क्लियर? और एसिड के लिए pH यूज करेंगे, और कांस्टेंट क्या यूज करेंगे, Ka। क्लियर? वही अगर बात आ जाए बच्चों बेस के बारे में, क्या कहा, बेस के बारे में, तो कंसंट्रेशन कौन सी होगी, OH माइनस कंसंट्रेशन, pH किस जगह क्या आएगा, POH, एंड कांस्टेंट Ka किस जगह क्या आएगा, Kb आएगा। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, वर्कलोड अपने आप आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब क्या है, आगे कई सारे लेक्चर्स में अपन एसिड और बेस के बारे में इक्वेशंस यानी डेरिवेशन वगैरह बनाएंगे, जैसा मेथड एसिड के लिए होगा सेम टू सेम बेस के लिए होगा। मैंने क्या कहा, जो मेथड एसिड के लिए होगा सेम टू सेम बेस के लिए होगा, यहां तक भी फॉर्मूला भी बच्चों ऑलमोस्ट सेम होगा, बस ये दो तीन माइनर चेंजेस ध्यान रखना। एसिड के लिए जहां पर फॉर्मूले वगैरह में या डेरिवेशन में H+ आ रहा, बेस के लिए क्या करना, OH- लिख देना। एसिड के लिए जहां पर आपने pH लिखा है, बेस के लिए क्या कर देना, POH लिख देना। एसिड के लिए जहां पर आपने कांस्टेंट K लिखा, बेस के लिए क्या कर देना, Kb लिख देना। ओके, बाकी बस एसिड वाला अच्छे से समझ लो, बेस वाला उसके कंपैरिजन में अपने आप याद हो जाएगा बेटा। समझ में आया? क्लियर? चलो बेटा, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। ओके, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। सबसे पहले मैंने क्या कहा, एसिड के आयनाइजेशन की अपन बात स्टार्ट करते हैं बेटा, उसके बाद बेस पर आएंगे। ओके, अब वीक एसिड का आयनाइजेशन तो हमें पढ़ना स्टडी करनी है, लेकिन सभी वीक एसिड एक जैसे होते हैं क्या? नहीं। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में अपने एक एक चीज डिस्कस की थी बच्चों। क्या? कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसकी बेसिसिटी 1 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती है। अरे बेसिसिटी 1 2 3 होना समझ रहे हो ना? कोई एसिड कितने H+ डोनेट करता है वही उसकी बेसिसिटी होती है, यस और नो। जो एक H+ डोनेट करता है वो क्या होता है, मोनोबेसिक। 2 डोनेट करता है वो क्या होता है, डायबेसिक। 3 करता है वो ट्राइबेसिक, यस और नो। सभी के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बच्चों, ध्यान रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्या,
आयनाइजेशन ऑफ, क्या कहा, आयनाइजेशन ऑफ मोनोबेसिक, मैंने क्या कहा, मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक, आयनाइजेशन ऑफ मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक वीक एसिड। एक एक कंडीशन ध्यान रखनी है बच्चों, मैंने क्या कहा था, इसीलिए बच्चों मोनो वाला केस है, पॉली वाला केस है, या फिर क्या मोनो वाला, डाई वाला, ट्राई वाला, स्ट्रॉन्ग वाला, वीक वाला, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अपन का एसिड बेस कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में पढ़ने का पर्पज यही था बच्चों, क्लियर, ठीक है, ये बेसिक में डाउट्स ना हो। ओके, तो अपन को क्या करना है, आयनाइजेशन ऑफ मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक वीक एसिड, यानी हमें ऐसा कोई एग्जांपल लेना है जो वीक एसिड का होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मोनोबेसिक, उसकी बेसिसिटी 1 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, एक H+ डोनेट करने वाला होना चाहिए, एक H+ डोनेट करने वाला होना चाहिए। इसका मतलब एक H+ डोनेट करेगा, H+ मतलब प्रोटॉन, इसलिए बोला मोनोप्रोटिक, मोनोप्रोटिक भी बोल सकते हैं बेटा, आ गया समझ में, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए दिमाग में होना चाहिए पहली बात। तो ऐसे 2-4 एग्जांपल अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे HF, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, जैसे HCN, यस और नो, या फिर जैसे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, HCOOH, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे CH3COOH ETC बेटा, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स हमने लिखे हैं ये क्या है, वीक एसिड भी है और मोनोबेसिक वाले केस भी है, क्योंकि ये क्या वीक एसिड होने के साथ साथ एक एक H+ डोनेट करते हैं, इस वजह से ये मोनोबेसिक वाले केस है बेटा, क्लियर, यहां तक बात ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों, इसकी डेरिवेशन बनाते हैं फॉर्मूला डेराइव करने के लिए। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, मैं लिख रहा हूं वीक एसिड का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने लिखा है HA, मैंने क्या लिखा है बेटा, HA। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर HA क्या है, A फॉर एसिड। देखो एसिड को लिखने का ये सिंबल होता है बेटा, क्या कहा, A फॉर एसिड, और अगर एसिड है तो हाइड्रोजन होगा उसके फॉर्मूले में, मोनोबेसिक वाला केस है, एक हाइड्रोजन होगा, तो लिखा है HA, क्योंकि हमें पता एसिड है, एसिड का कैरेक्टर होता है H+ डोनेट करने वाला, एक H+ डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा, साथ में कोई नेगेटिव ग्रुप होगा, नहीं होगा, नेगेटिव ग्रुप होगा, जैसे आप देख सकते हो HF में क्या H+F-, HCN में H+CN-, H+HCOO-, H+CH3COO-। मेरा कहने का मतलब है H+ के साथ में एक नेगेटिव ग्रुप और होगा, अलग अलग एसिड के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव ग्रुप अलग अलग हो सकता है, इसी को अपन ने A से डिनोट किया है, क्लियर, ठीक है। ये जब ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा बेटा, H+ और A-, क्लियर है यहां तक, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करेंगे, देखो एट T = 0, T = 0 मतलब स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन C है, तो ये कितना 0 और 0, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम मतलब कुछ टाइम बाद अगर ये α% ब्रेक हो जाए, क्योंकि हमें पता है वीक एसिड है तो 100% तो ब्रेक, 100% आयनाइज तो होगा नहीं, कुछ परसेंट हो जाए, कितना होगा हमें पता नहीं है, मैं बोल रहा हूं α% हो गया, तो रिमेनिंग कितना होगा, C - Cα, क्लियर, ठीक है बेटा। देखो ये 1 मोल है तो ये 1 मोल है, ये Cα माइनस होगा तो फॉर्मेशन ये Cα होगा, ये भी कितना होगा, Cα होगा। ये कैसे होगा, क्या होगा, एक एक चीज बताने की जरूरत है क्या, पीछे अपन डिस्कस कर चुके हैं बेटा, याद है ना। चलो बच्चों आगे इसके देखो डिस्कस करते हैं। अब बच्चों देखो इसके लिए अगर मैं कांस्टेंट लिखूं तो वीक एसिड है तो मैं कांस्टेंट क्या लिखूंगा, Ka, मैंने क्या कहा था, K फॉर कांस्टेंट, अगर एसिड है तो Ka, बेस है तो Kb, क्लियर। कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्लियर। ये जो रिएक्शन इसका जो प्रोडक्ट है वो कौन है बेटा, H+, तो क्या करेंगे H+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय क्या, A- की कंसंट्रेशन अपॉन क्या करेंगे, HA की कंसंट्रेशन, क्लियर, ठीक है बच्चों। देखो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे, Ka = H+ की कंसंट्रेशन है बच्चों Cα, तो क्या लिखेंगे Cα, ये भी कितना Cα और ये कितना C - Cα, यस और नो, क्लियर, ठीक है। यहां से बच्चों C × C क्या हो गया, C² और अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा यानी α², C कॉमन आ जाएगा तो 1 - अल्फा बच जाएगा बच्चों। इस C से इस बच्चों देखो स्क्वायर को उड़ा दे तो अपने पास क्या आ जाएगा, K = क्या आ गया, Cα² अपॉन 1 - अल्फा, यस और नो, ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो बच्चों देखो अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सा अगर इजी बनाए तो अपन देखो क्या कह सकते हैं, फॉर वीक एसिड है, अरे अपन वीक की बात कर रहे हैं तो अपन क्या कह सकते हैं, फॉर वीक एसिड है अल्फा वेरी लेस देन 1, अरे वेरी लेस देन 1 का मतलब है हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होता है, बहुत कम होता है बेटा, यस और नो। वेरी लेस देन 1 का मतलब क्या, 1 के कंपैरिजन में बहुत कम यानी ऑलमोस्ट 0 के समथिंग। जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू 0.00002 है बेटा, तो 1 - 0.00002 कितना हो गया, 0.99999998 यानी ऑलमोस्ट क्या हो गया, 1 ही होगा, नहीं होगा, होगा बच्चों। तो अपन क्या कह सकते हैं, 1 - अल्फा को ऑलमोस्ट क्या
1 मान सकते हैं। देखो मैं यहाँ लहराते हुए लिख रहा हूँ, लहराते हुए मतलब क्या, ऑलमोस्ट बच्चों आ गया समझ में, ऑलमोस्ट 1 माइनस अल्फा अपन ऑलमोस्ट 1 के आसपास मान सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर, के ए ऑलमोस्ट क्या हो गया, सी अल्फा स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों, पहला फॉर्मूला ये मैं ब्लॉक कर रहा हूं बच्चों, क्यों, जो जो फॉर्मूले हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगे उनको मैं ब्लॉक कर रहा हूं। क्लियर, ठीक है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, के अपॉन सी। तो यहां से स्क्वायर हटाए तो क्या आ जाएगा बेटा, के अपॉन सी का अंडर रूट। क्लियर, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। क्लियर, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में आया सर यहाँ तक की डेरिवेशन तो हमने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में डिस्कस की थी, सर फिर दोबारा क्यों बता रहे हो। दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सर ये कहां से आ गया, तो ये कहां से आया। पहली बात तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, जैसे मैंने ट्रिक भी आपको बताई है कैसे करना, ध्यान रखना। आगे कई सारे लेक्चर्स में अगर बात एसिड की करेंगे तो फाइनली घूम फिर के हमें पीएच के फॉर्मूले तक जाना है। क्या कर रहा हूं, अगर बात एसिड की होगी तो घूम फिर के कौन से फॉर्मूले तक जाना है बच्चों में, पीएच। अगर बेस की बात होगी तो कहां तक जाना है, पीओएच के फॉर्मूले तक। क्लियर, और पीएच स्केल में हमने डिस्कस किया था पीएच कहां से आ सकती है, H+ की कंसंट्रेशन की हेल्प से। पीओएच कहां से आ सकता है, OH- की कंसंट्रेशन की हेल्प से। यस और नो। क्लियर, देखो H+ की कंसंट्रेशन अगर हमारे पास आ जाए तो पीएच कैलकुलेट करने से कोई भी हमें रोक सकता है क्या, नहीं बच्चों। देखो कैसे कह सकते हैं, मैं बोलूं एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर अपन क्या कह सकते हैं, देखो बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर H+ की कंसंट्रेशन आप देख सकते हो किसके इक्वल है, H+ की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगी, सी अल्फा। यस और नो, ब्लॉक कर रहा हूं, ये भी काम आएगा। क्लियर, ठीक है। यहां से अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। तो H+ की कंसंट्रेशन इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, के अपॉन सी का अंडर रूट। यस और नो, ऊपर सी है नीचे अंडर रूट सी है तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आएगा नहीं आएगा। तो H+ की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या आ गया है बेटा, के मल्टीप्लाई बाय सी का अंडर रूट। एक फॉर्मूला अपने पास ये आ गया, समझ में आ गया बेटा। क्लियर, ठीक है। बोर्ड पे बेटा जगह का अभाव है, यहां तक नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई भी दिक्कत है बताओ बेटा फटाफट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बच्चों, तो ये तो अपने बात की वीक एसिड वीक बेस के आयनाइजेशन में, जैसे मैंने कहा दोनों के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले वीक एसिड की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे वीक बेस के बारे में। ओके, चलो देखो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसको आगे बेटा डेराइव करके देखते हैं। अभी तक पूरा फाइनल फॉर्मूला अपने पास नहीं आया है। फाइनल का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था, अगर एसिड की बात करेगा तो घूम फिर के हमें पीएच के फॉर्मूले तक जाना है, बेस की बात करेगा तो पीओएच तक जाना है बेटा। ओके, तो देखो बच्चों हमारे पास ये वैल्यू आ गई, क्या, H+ कंसंट्रेशन इक्वल टू मेरे पास ये आया Ka मल्टीप्लाई बाय सी का अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब पावर 1/2। यस और नो, अरे लिख सकते हैं। क्लियर, और हमें पता है पीएच है, पीएच और H+ कंसंट्रेशन, इसके लिए हमारे पास रामबाण फॉर्मूला है बच्चों, पीएच की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन। यहां तक बात ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करो, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन बेटा कितना लिख सकते हैं, Ka मल्टीप्लाई बाय सी इसकी पावर 1/2। यस और नो। अब लॉग के रूल क्या होते हैं, ध्यान है ना, मैंने कहा था बेटा जो जो रूल्स अप्लाई होंगे साथ साथ आपको बताऊंगा जरूर कैसे। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, log x की पावर y होता है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यानी इसको अपन क्या लिखते हैं बेटा, y log x। यस और नो, अरे पावर पहले आती नहीं आती, आती है बेटा। ओके, इसको देखो बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, तो pH इक्वल टू देखो बेटा पावर अगर पहले आ जाए अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो पावर पहले आ जाए तो क्या लिखेंगे, -1/2 log Ka मल्टीप्लाई बाय सी। यस और नो। क्लियर, एक log का रूल क्या होता है बेटा, अगर ऐसी कंडीशन है log x मल्टीप्लाई बाय y तो क्या लिखते हैं, log x प्लस log y, मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, प्लस के साथ लिख देंगे बच्चों। क्लियर, यहां तक बात ठीक है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग बच्चों देखो आगे कैसे करेंगे, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई है तो मैं क्या करूं बच्चों, प्लस के साथ अगर मैं लिख दूं तो क्या लिखूंगा, pH इक्वल टू -1/2। आगे क्या करेंगे, log Ka मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा Ka प्लस log C। क्लियर, ठीक है। इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या करेंगे, -1/2 log Ka प्लस माइनस क्या हो जाएगा,
1/2 log C। क्लियर? ठीक है बेटा, हमें पता है माइनस log क्या होता है, एंटी log यानी P होता है बच्चों, यस और नो? अरे ध्यान है ना, माइनस log मतलब log का अपोजिट, log का अपोजिट मतलब एंटी log है, एंटी log का सिंबल क्या, P। तो क्या करेंगे, माइनस log की जगह P, आगे क्या है KA, साथ में क्या हाफ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PH इक्वल टू हाफ PKA माइनस हाफ log C। बच्चा कहेगा सर यहाँ पर हाफ PC क्यों नहीं लिखा, तो मैंने क्या कहा था, माइनस log देखते ही हर किसी को P की टर्म में मत चिपका देना बेटा। पूरे चैप्टर में 5 वैल्यूज है जिनको P की टर्म में लिखेगा, एंटी log की टर्म में लिखेगा PH, POH, PK, PKB और PKW। ध्यान है ना, PC कभी नहीं लिखेगा बेटा। क्लियर? और खासकर ये जरूर ध्यान रखना है, C यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ये मैं खासकर लिखा रहा हूं। बच्चा कहेगा सर क्यों, पूरे चैप्टर में कहीं पर बेस की कंसंट्रेशन काम आएगी सी की जगह, कहीं पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन, तो ये ध्यान रखना, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वैल्यूज है बेटा। क्लियर? चलो बेटा देखो, मैंने कहा था चैप्टर में कई सारे फॉर्मूले आएंगे। देखो एक कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस किया है, मोनो बेसिक वीक एसिड का आयनाइजेशन, इसमें बेटा 5 फॉर्मूले आ गए। कौन से? सीक्वेंस दिमाग में क्या सेट रखना है, सबसे पहले आया K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, फिर क्या आया अल्फा इक्वल टू K अपॉन C का अंडर रूट, फिर क्या आया H प्लस C कंसंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा, फिर क्या आया H प्लस C कंसंट्रेशन इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय C का अंडर रूट, फिर क्या आया PH इक्वल टू हाफ PK माइनस हाफ log C। सभी फॉर्मूले में टोटल 3 वैल्यूज है, 2 की वैल्यू गिवन होगी, एक पूछेगा। बस ये देखना है, वीक एसिड का एग्जांपल दे रखा है, मोनो वाला केस दे रखा है, तो मुझे इसमें फिर कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी है, 2 वैल्यू दे रखी है, तीसरी ये पूछिए इनको मिलाकर कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला वीक एसिड मोनो बेसिक वाला कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं और सोल्व करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। समझ में आ गया, यस और नो? चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, बुझान दे। चलो तो ये तो अपने पास वीक एसिड के आयनाइजेशन में आया है मोनो वाला केस, ओके, यानी मोनो बेसिक वाला। चलो लेकिन हमें पता है मोनो वाले केस से बेटा काम होगा क्या, अभी तो और भी केस आ सकते हैं। कैसे? एक अपने देखा था वीक एसिड में, एक कंडीशन देखो बेटा कैसे देखते हैं, आयनाइजेशन ऑफ, क्या कहा, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक, क्या कहा, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक और पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक और पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। पहली बात तो सर कहेगा सर पॉली, ये क्या लॉन्च हो गया बच्चों? देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना, यहां पर ये जो लिखा है पॉलीबेसिक, पॉलीबेसिक का मतलब क्या है, डायबेसिक हो सकता है या फिर ट्राइबेसिक भी हो सकता है बेटा। मैंने क्या कहा, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, ये सारे क्या होंगे, पॉली वाले केस आएंगे। जैसे एक एस्पेस डोनेट करता है तो मोनोबेसिक, 2 करता है तो डायबेसिक, 3 करता है ट्राइबेसिक है। इसका मतलब एक अगर डोनेट करता है तो मोनोबेसिक वाला केस है, एक से ज्यादा बोला है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, वो सभी क्या आएंगे, पॉली वाले केस में आ जाएंगे। उन सभी के लिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्लियर? ध्यान रखना बच्चों। इसके बच्चों देखो फॉर एग्जांपल, रेफरेंस के लिए 2-3 एग्जांपल दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं H2S लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया H2CO3, या फिर जैसे मैंने लिख दिया बेटा H3PO4, या फिर जैसे मैंने लिख दिया H3PO3। ओके, ये सारे एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिए बच्चों। H2S वीक एसिड भी है, 2 डोनेट करता है H+, H2CO3 वीक एसिड 2 H+ डोनेट करता है, H3PO4 वीक एसिड भी है, 3 H+ डोनेट करता है, H3PO3 वीक एसिड है, 2 डोनेट करता है। तो कहने का मतलब क्या है, 2 H+ डोनेट करे या 3 करे, और वीक वाला होना चाहिए, वो सभी वीक पॉली वाले केस में आ जाएंगे। क्लियर? अब हमें पता है कोई भी कंपाउंड होता है वो कितने H+ या OH- आयन डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम 3 तक करता है बेटा। तो 3 वाला एग्जांपल ही लेके बच्चों देखो इसकी इक्वेशन डेराइव करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, समझना अच्छे से, आयनाइजेशन ऑफ H3PO4 मैक्सिमम यही डोनेट करता है। क्लियर? इसके आयनाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले H3PO4 की बात करें। H3PO4 एक बात ध्यान रखना बच्चों, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए वैसे तो मैंने काफी सारी प्रॉपर्टी बताई थी कि स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाला क्या करता है बेटा, 100% आयनाइज होता है, और वीक वाला लेस देन 100% आयनाइज होता है। याद है ना? एक कंडीशन और ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग वाला 100% तो आयनाइज होगा,
लेकिन एक ही स्टेप में आयनाइज होता है। क्लियर, वीक वाला 100% आयनाइज नहीं होता, और जितना होता है वो भी रो रो के आयनाइज होता है, रो रो के टूटता है। रो रो के टूटने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में थोड़ा बहुत, फिर अगले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में। क्लियर, ठीक है। जैसे H3PO4 की मैं बात करूं, हमें पता है ये कितने H+ डोनेट करता है, ये 3 H+ डोनेट करता है, लेकिन तीनों H+ एक साथ डोनेट करेगा क्या? नहीं, स्टेप बाय स्टेप रो रो के टूटेगा। ये तीनों H+ क्या करता है? 3 स्टेप में डोनेट करता है, पहले स्टेप में एक, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। क्लियर, चलो बेटा स्टेप बाय स्टेप इसका आयनाइजेशन देखते हैं। तो ये जो H3PO4 है, पहले स्टेप में अगर एक H+ डोनेट कर दे तो बच्चों देखो एक H+ चला गया, तो 3 हाइड्रोजन में से एक चला गया, 2 बच गए, तो क्या लिखेंगे? H2PO4। अगर एक प्लस चला गया तो बदले में इस पर क्या आएगा? एक माइनस आएगा बच्चों। क्लियर, ठीक है बेटा। फर्स्ट स्टेप पर तो इसका मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 1। क्लियर, इसकी कंसंट्रेशन अगर C हो तो ये स्टार्टिंग में 0 और 0। ये अगर मान लो α% आयनाइज होता है तो क्या लिखेंगे? C - Cα। ये क्या होगा? Cα। ये क्या होगा? Cα। क्लियर, अब हमें पता है अगर ये मोर देन 1 स्टेप में आयनाइज होता है तो सभी स्टेप में इसके लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन इक्वल हो, कोई जरूरी हो क्या? नहीं बेटा, ये डिफरेंट हो सकती है। पहले स्टेप में अलग हो सकती है, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग। क्लियर, तो इन सभी में क्या करते हैं बेटा? डिफरेंट स्टेप में रेट ऑफ आयनाइजेशन डिफरेंट होगी, तो अपन भी इसको डिफरेंट ही लेके चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है तो मैं लिख रहा हूं इसको α1। अल्फा मतलब रेट ऑफ आयनाइजेशन, α1 लिखा है मतलब फर्स्ट स्टेप के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन। ये α1 है तो ये भी α1, ये भी α1। क्लियर, ये एसिड है तो इसका कांस्टेंट Ka, फर्स्ट स्टेप है तो कांस्टेंट Ka1 बोल दूंगा। क्लियर, यहां तक बात ठीक है? चलो बेटा, अभी देखो यहीं तक आयनाइज होके रुक जाएगा क्या? थम जाएगा क्या? ठहर जाएगा क्या? नहीं बेटा, हमें पता है अभी तो इसको और टूटना है जिंदगी में, और टूटेगा, और अगर टूटेगा तो यहां से आयनाइज होगा क्या? नहीं बच्चों, ये तो इसमें कन्वर्ट हो चुका है, अब यहां से आयनाइज होना स्टार्ट होगा। तो बच्चों देखो इसकी आगे रिएक्शन लिखते हैं, तो आगे क्या लिख रहा हूं मैं? H2PO4 इसकी रिएक्शन अगर हम लिखे तो हमें पता है एक एक करके H+ डोनेट करेगा, एक H+ और कर दिया डोनेट बेचारे ने, 2 हाइड्रोजन में से एक और चला गया तो एक बच गया, तो क्या लिखेंगे? HPO4। बच्चों देखो एक H+ चला गया तो एक माइनस और आएगा बदले में, एक माइनस पहले से था तो एक माइनस और आ गया, यानी सेकंड स्टेप पर तो बोल दूंगा इक्वेशन 2। क्लियर, बच्चों देखो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी जब इसका फॉर्मेशन हुआ है H2PO4- का, तो ये कितना है? Cα1। ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मानी जाएगी Cα1। ध्यान रखना बच्चों। क्लियर, बच्चा रटाफिकेशन से इसको C ही मानेगा नहीं, C तो जो मेन एसिड था स्टार्टिंग वाला उसकी कंसंट्रेशन है। H2PO4- जब बना है तो ये कितना है? Cα1 है बेटा। ओके ठीक है, तो ये कितना स्टार्टिंग में 0 और 0। क्लियर, अब ये अगर आयनाइज होगा तो सेकंड स्टेप है तो इसके लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन α2 होगा या नहीं होगा? तो बच्चों क्या करेंगे? वही अगर सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं तो अल्फा को अपन α2 बोल देंगे, तो जितना था स्टार्टिंग में ये उसका α2% कैलकुलेट किया और स्टार्टिंग वाले में से माइनस कर दिया, तो क्या लिखेंगे? Cα1 - Cα1 α2। क्लियर, ध्यान रखना बेटा, ये जितना माइनस होगा उतना ही इधर फॉर्मेशन होगा, Cα1 α2, ये भी Cα1 α2। अरे समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे कर रहे हैं? क्लियर, सेकंड स्टेप है तो इसके लिए कांस्टेंट क्या लिखूंगा? Ka2। यहां तक की मैथमेटिक्स समझ में आई बच्चों? यस और नो? क्लियर, ठीक है बेटा। अब ये बताओ और टूटेगा क्या? बिल्कुल, अभी तो इसको और भी बहुत टूटना है जिंदगी में, लेकिन और कहां से टूटेगा? यहां से HPO4-2। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ते जाओ इसको। तो क्या लिखेंगे? HPO4-2 फिर से आयनाइज होगा तो एक H+ और डोनेट कर दो, एक H+ और चला गया तो क्या बनेगा बेटा? फिर PO4, एक H+ जाएगा तो एक माइनस और आ जाएगा, तो -2 से -3। चलो थर्ड स्टेप है तो मैं क्या लिख दूंगा? इक्वेशन 3। क्लियर है? चलो बेटा देखो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बोलोगे? जब इसका फॉर्मेशन हुआ है तो ये कितना है? Cα1 α2, ये तो स्टार्टिंग में 0 0 है। थर्ड स्टेप है तो इसके अल्फा को α3 बोल सकते हैं, तो पहले जितना है उसका बच्चों क्या करेंगे? α3% कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, तो क्या लिखेंगे? Cα1 α2 α3। कैसे करें? समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या कहा था, अलग अलग रिएक्शन लिखने का पर्पज यही है बच्चों, आपके कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे हुआ। क्लियर, बस स्टार्टिंग में जितना है α1 α2 साथ में आ रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, जितना भी है उसका उतना ही परसेंट कैलकुलेट कर दो और स्टार्टिंग वाले में से माइनस कर दो बच्चों। आ गया समझ में? क्लियर, ये जितना माइनस होगा तो क्या करेंगे?
सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 उतना ही फॉर्मेशन होगा, ये भी सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। क्लियर? एक सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे मान लो किसी के पास 10 रुपीज है, उसने जोश जोश में बेटा क्या किया 50% खर्च कर दिए, तो कितना बच गया 5। फिर बेचारे ने 50% और खर्च कर दिए तो कितना बच गया 2.5 है। फिर उसने 50% और खर्च कर दिए, कितना बच गया 1.25। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप जो 50% करते जाएंगे, इससे मतलब थोड़ी है एक्चुअल में जितना है उसका 50% करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ गया? सेम केस अपन यही कर रहे हैं। ओके चलो बेटा, तो थर्ड स्टेप में ये आयनाइज हुआ है, तो इसके लिए मैं अल्फा, जैसे मान लो अल्फा 3 लिख दिया, तो इसका कांस्टेंट क्या हो गया Ka3। अब ये बताओ बच्चों, और आगे टूटेगा क्या? अरे पूरी जिंदगी टूटता ही रहेगा क्या बेचारे का, यही काम है क्या? फाइनली हमें पता है H3PO4 से PO4 -3 बन गया, और आगे H+ डोनेट कर सकता है क्या? ये नहीं कर सकता बच्चों। ठीक है, तो इसकी अगर अपन नेट रिएक्शन लिखे, नेट रिएक्शन मतलब फाइनली आपने किया क्या है, हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या लिया था H3PO4, ये लिया था स्टार्टिंग में, ये वाला एसिड लिया था बिल्कुल लिया था बच्चों, हम मना नहीं कर सकते इस बात को। और ये बेचारा करता क्या है, स्टेप बाय स्टेप 3 H+ डोनेट करता है, तो फाइनली ये 3 H+ डोनेट करेगा तो 3 H+ और फिर क्या बनेगा PO4 -3 बनाता है। इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 4। क्लियर? ठीक है, ये बच्चों इसका फाइनल कांस्टेंट मैं Ka ही लिख रहा हूं। K इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि न ये फर्स्ट स्टेप का है, न सेकंड का, न थर्ड का, ये फाइनल कांस्टेंट है अपना। ओके चलो बेटा देखो, अब बात करते हैं, देखो क्या करेंगे। अगर मैं ये लिखूं बेटा क्या, इक्वेशन 1 + 2 + 3 इक्वल टू इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 2 3 तीनों का सम करके इक्वेशन 4 के इक्वल करें, तो देखते हैं बेटा इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करने पर इक्वेशन 4 के इक्वल आती है या नहीं आती है। रिएक्शंस को ऐड करने का वही रूल, क्या अगर एरो के जो सेम साइड में होंगे वो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट साइड में होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कोई दूसरा सेम या अपोजिट साइड वैसा है ही नहीं तो जैसा है वैसा का वैसा और उधर ही लिख देंगे। कैसे बेटा? स्टेप बाय स्टेप चलना है, देखो बेटा समझना कैसे, एक्स्ट्रा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले H3PO4, अगर हमें पता है ये सेकंड या थर्ड इक्वेशन में होगा तो ऐड या तो ऐड हो जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। H3PO4 देखो सेकंड में है क्या? नहीं। थर्ड में है क्या? नहीं। तो बेचारे को ऐसा कैसा लिख दो, ये लिख दिया। क्लियर? रिएक्टेंट साइड था वहीं पर लिख दिया। फिर आगे चलो H+ देखो बाकी में है क्या? इसमें भी है, इसमें भी है, तो सेम साइड में है, तीनों प्रोडक्ट साइड में है तो तीनों को ऐड कर दो, 3H+, ये लिख दिया 3H+ प्रोडक्ट साइड में। H2PO4 -1 देखते हैं बाकी में है क्या? इसमें भी है बेटा, अपोजिट साइड है या नहीं है, ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, यस और नो, कैंसिल आउट हो गया बेटा। आगे चलो H+ इसको हमने सोल्व कर ही लिया। HPO4 -2 देखते हैं बाकी में है क्या? इसमें रहा बेटा, देखो ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, अपोजिट साइड है या नहीं है, कैंसिल आउट कर दो, ये भी उड़ गया। ठीक है, H+ इसको सोल्व कर ही लिया। PO4 -3 बाकी किसी इक्वेशन में है क्या? फर्स्ट है, सेकंड में नहीं, तो ऐसा कैसा लिख दो। तो मेरा कहने का मतलब क्या, इक्वेशन 1 2 3 को अगर ऐड कर दूं, सम कर दूं इनका, तो क्या होगा 4 के इक्वल आ रही नहीं आ रही? आ रही है बच्चों। क्लियर? और रूल क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, जैसे अपन डिस्कस करेंगे डिटेल से और करते भी हैं, पीछे किया भी है, बताया भी है बच्चों को, क्या इक्वेशंस को ऐड करने पर उनका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या कहा? यानी अभिक्रियाओं को जोड़ने पर उनका नियतांक गुणा हो जाता है। क्लियर? तो क्या करेंगे बच्चों, यानी फाइनल कांस्टेंट है 1 2 3 को अगर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं, तो इन तीनों का कांस्टेंट यानी K1 मल्टीप्लाई बाई K2 मल्टीप्लाई बाई K3, ये किसके इक्वल आ जाएंगे? इक्वेशन 4 के कांस्टेंट यानी Ka के इक्वल आ जाएंगे। बस यहाँ न्यूमेरिकल बनता है बच्चों क्या, कि पहला कांस्टेंट ये है, दूसरा कांस्टेंट ये है, तीसरा कांस्टेंट ये है, तो नेट कांस्टेंट क्या होगा? नेट कांस्टेंट ये होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ तक को डाउट है तो बोलो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो आगे बढ़े बेटा। चलो देखो आगे सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी ये मामला खत्म हो गया, अभी तो हमें और डिस्कस करना है बेटा, कैसे करना है, क्या करना है, बात करते हैं बच्चों। देखो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। चलो बेटा देखो आगे इसे कैसे सोल्व करते हैं, समझना इस बात को। अब इसको क्या करें बेटा, देखो अपन लॉग वाले रूल के अकॉर्डिंग इसे और आगे सोल्व करते हैं बच्चों। देखो कैसे करना है, दोनों तरफ अपन लॉग ले सकते हैं, नहीं ले सकते? ले सकते हैं बेटा। कैसे? तो अपन क्या लिख सकते हैं, log Ka इक्वल टू log, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, K1
मल्टीप्लाई बाई Ka2 मल्टीप्लाई बाई Ka3, यस और नो। अरे इक्वल के दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं बेटा, ठीक है। लॉग का रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई है तो क्या कर देंगे, प्लस के साथ लिख देंगे। तो क्या करेंगे, लॉग Ka इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग Ka1 प्लस लॉग Ka2 प्लस क्या लिखेंगे, लॉग Ka3, ठीक है। प्लस है तो सभी के बेटा साइन चेंज कर सकते नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग Ka इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लॉग Ka1 और क्या हो जाएगा, माइनस लॉग Ka2 माइनस लॉग Ka3, क्लियर। सभी के साइन चेंज कर दो बेटा, तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग क्या होता है बेटा, P होता है, यस और नो। अरे ध्यान है ना, तो माइनस लॉग यानी P आगे क्या है Ka, तो क्या लिखेंगे PKa, ठीक है बेटा। और माइनस लॉग यानी P आगे क्या है Ka1, तो PK1 माइनस लॉग यानी PKa2, तो क्या लिखेंगे प्लस PKa2 प्लस PKa3, बेटा समझ में आ गया। तो ये अपन क्या करेंगे, P की टर्म में इनको लिख सकते हैं। और बच्चों देखो डायरेक्टली करना हो तो मैंने कहा भी था बेटा P4 प्लस मल्टीप्लाई की जगह अगर क्या करना बेटा, P की टर्म में लिखना है तो क्या करना, सीधा प्लस कर देना। बच्चों आ गया समझ में, क्लियर। चलो बेटा आगे सोल्व करते हैं। एक हमें इसमें देखो बच्चों क्या पूछ सकता है, एक हमें क्या पूछेगा, इनका ऑर्डर आपसे पूछेगा। इनका ऑर्डर कैसे, कई सारे क्वेश्चन हमारे पास आ गए, तो ये पूछेगा K1 K2 Ka3 इनका ऑर्डर क्या होगा, या फिर एक आपसे ये पूछेगा क्या, PKa1 PKa2 और PKa3 इनका ऑर्डर पूछेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, तो ध्यान रखना K का ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा समझना, हमें पता है स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, जो स्पीशीज होती है, मेन अपना एसिड था H3PO4, उस पे ये बताओ नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले स्टेप में क्या, एक H+ डोनेट किया, क्या बनता है H2PO4-1। सेकेंड स्टेप में एक और डोनेट कर दिया तो क्या बनता है HPO4-2। थर्ड में एक और कर दिया तो PO4-3, यस और नो। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे H+ डोनेट करता जाता है खुद पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाता है। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाता है मतलब पॉजिटिव डिक्रीज होता जाएगा, खुद के पास ही पॉजिटिव H+ डिक्रीज होता जाएगा, खुद के पास ही कम होता जा रहा है तो डोनेट करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज होती जाएगी। डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज होती जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति घटती जाएगी, तो एसिड का कांस्टेंट K भी डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखना। और P हमेशा पीछे, अगर K डिक्रीज हो रहा है तो P क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। मैंने क्या कहा था, P हमेशा पीछे, क्लियर। ठीक है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, अब जैसे मैंने कहा था बच्चों, अगर एसिड होगा तो अपना फाइनल पर्पस होगा पीएच तक पहुंचना, अगर बेस होगा तो अपना फाइनल पर्पस होगा पीओएच तक पहुंचना। क्लियर। ये बच्चों एसिड की बात करें तो पीएच का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पीएच किसकी हेल्प से आता है, H+ की कंसंट्रेशन से। इससे पहले वाला जो केस है वो तो मोनोबेसिक वाला केस था, तो उससे हमारे पास जो H+ की कंसंट्रेशन है एक ही स्टेप में आ रही थी, नहीं आ रही थी, सीधा अपने लिख दिया H+ की कंसंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा। क्लियर। लेकिन यहाँ हमारे पास जो H+ की कंसंट्रेशन आएगी, ये बताओ बेटा एक ही स्टेप में मिलती है क्या, नहीं। फर्स्ट स्टेप में आपको याद है बच्चों हमने लिखा था C-alpha-1, सेकंड स्टेप में क्या लिखा था C-alpha-1 alpha-2, थर्ड स्टेप में क्या लिखा था C-alpha-1 alpha-2 alpha-3। कहने का मतलब है ये तीन अलग अलग स्टेप में क्या होता है, आयनाइज होता है, तीनों में H+ साइन देता है, तो तीनों में H+ की कंसंट्रेशन डिफरेंट आती है। तो कंप्लीट एसिड के लिए बात करें तो यहाँ पर क्या लेते हैं, किसी एक स्टेप से बात ना करके टोटल H+ कंसंट्रेशन यूज करते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर H+ टोटल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम में लेंगे। तो H+ टोटल क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या C-alpha-1, सेकंड में क्या आएगा बेटा C-alpha-1 alpha-2, थर्ड में क्या आएगा C-alpha-1 alpha-2 alpha-3, यस और नो। ठीक है, एंड सोन, और भी कोई स्टेप है तो आगे प्लस हो जाएगा। लेकिन याद रखने का इजी तरीका क्या, C को कॉमन ले लेना बेटा, मैंने क्या कहा, C को कॉमन ले लेना। ठीक है, क्या बच गया alpha-1, बस अब क्या जो अल्फा लिखा है वो तो लिखना ही लिखना है, प्लस करके नेक्स्ट वाले अल्फा को मल्टीप्लाई करते जाना। कैसे, alpha-1 तो है तो alpha-1 लिख दो, सेकंड स्टेप में सेकंड वाला अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस लगा दो, पहले क्या लिखा है alpha-1 alpha-2, थर्ड स्टेप में alpha-3 इसके मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, H+ की टोटल कंसंट्रेशन आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। और जब अपने पास H+ टोटल आ गया तो यहाँ से pH क्या आ जाएगी, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन, कौन सी, ये टोटल कंसंट्रेशन यहाँ पर यूज करेंगे। ये लो बच्चों, ये इसकी pH आ जाएगी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट बोलो बेटा, और स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक।
कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? चलो बेटा बुझाने दे। चलो ये अपने बात की, अगर पोली वाला केस हो बेटा, पोली वाला कोई वीक एसिड है, पोली मतलब पोली बेसिक मैंने बोला है तो 2H+ डोनेट करने वाला या 3H+ डोनेट करने वाला, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलो बेटा, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। जो वीक एसिड के बारे में तीसरी प्रॉपर्टी हमसे क्या पूछ सकता है बेटा, ये अपन बात करते हैं कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ, कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड्स, कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड्स, और इसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं α1 रेशियो α2। बच्चा कहेगा सर ये क्या है? तो बच्चों देखो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, समझना इस बात को। बच्चों देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, देखो समझना इस बात को। कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करते हैं, बच्चों देखो कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें, देखो कैसे कर सकते हैं, कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, तो अपन ने क्या किया, α1 रेशियो α2। इसका मतलब क्या है, कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड, दो वीक एसिड को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या है, अरे दोनों वीक है। बच्चा कहेगा सर कंपेयर करने से क्या मतलब है, दोनों वीक तो जरूर है, लेकिन दोनों वीक होने के बाद में भी किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा है, किसकी कम है। ठीक है, बच्चा कहेगा सर कैसे, अरे सिंपल सी बात है, कोई दो स्टूडेंट अगर स्टडी में मान लो वीक है बेटा, ठीक है, स्टडी में अच्छे नहीं है पढ़ने में वो, लेकिन दोनों का स्कोर बराबर हो, जरूरी है क्या? नहीं। एक के 10%, दूसरे के 20% हो सकते, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ओवरऑल वैसे दोनों क्या वीक स्टूडेंट में जरूर है बेटा, लेकिन उनमें भी एक बेटर हो सकता, नहीं हो सकता? दोनों के कंपैरिजन में हो सकता है बेटा, एक उनमें दोनों में बेटर, एक दोनों में उससे भी गया गुजरा हो सकता है बेटा, हो सकता है ना। वही बात ही बेटा यहाँ पर आ रही है, दोनों वीक एसिड तो है, लेकिन दोनों में भी क्या मोर एसिडिक लेस एसिडिक कौन सा, ये हमें बताना हो तो कैसे करना। तो यहाँ पर क्या करेगा, अल्फा का रेशियो पूछेगा। बच्चा कहेगा सर अल्फा का रेशियो क्यों, तो कॉमन सी बात है बेटा, जैसे जिस वीक एसिड का अल्फा ज्यादा होगा, क्या कहा, जिस वीक एसिड का अल्फा ज्यादा होगा, सीधी सी बात है उसके लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगी। रेट ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा ब्रेक होगा, ज्यादा ब्रेक होकर H+ आयन देगा। इसका मतलब जितना ज्यादा ब्रेक होगा H+ की कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा और उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपल वे में क्या कह सकता हूं, जिस एसिड के लिए अल्फा जितना ज्यादा ब्रेक होगी उतनी ही ज्यादा H+ कंसंट्रेशन देगा, जितनी ज्यादा H+ कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। क्लियर? जिसके लिए अल्फा कम उतना ही कम आयनाइज होगा, तो कम H+ कंसंट्रेशन देगा तो लेस एसिडिक होगा, कम अम्लीय होगा। यस और नो? तो फाइनली हमें अल्फा से ही कंपेयर करते हैं, किसके लिए अल्फा ज्यादा वो मोर एसिडिक, जिसके लिए अल्फा कम वो लेस एसिडिक। क्लियर? चलो बेटा देखो, तो यहाँ ध्यान रखना कंपेयर करवाएगा बेटा कांस्टेंट से, तो हमें पता है K = C∝²। यस और नो? अब दो को अगर कंपेयर करना है तो अपन क्या लिखेंगे, 4HA1 और HA1 यानी फर्स्ट वीक एसिड के लिए, तो इस फॉर्मूले को मैंने लिखा है K1C1α1²। कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन अल्फा, तीनों को मैंने फर्स्ट एसिड के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, 4HA2 मतलब कोई सेकंड एसिड है, इसके लिए क्या लिखूंगा, K2 = क्या, C2α2²। यस और नो? क्लियर? ठीक है, दोनों का बेटा रेशियो कर दो, तो K1/K2 = क्या आ जाएगा, C1α1² अपॉन क्या लिखूंगा, C2α2²। C1 से C2 को उड़ा दूं। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो ध्यान रखना दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल देगा। अरे सीधी सी बात है, दो वीक एसिड को अगर आपको सही से कंपेयर करना है तो कम से कम दोनों की कंसंट्रेशन तो इक्वल लेनी ही पड़ेगी बेटा, तभी पता चलेगा। दोनों स्टार्टिंग में इक्वल थे, कुछ टाइम बाद ये इतना बच गया, ये इतना बच गया, ये इतना आयनाइज हो गया, ये इतना आयनाइज हो गया, तभी तो सही से कंपेयर कर पाएंगे। दो की रेस करवानी बेटा, ए और बी की, ए को यहाँ से बी को वहां से भगाओगे क्या, नहीं। इनिशियल पॉइंट तो दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी पता चलेगा इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनल पॉइंट पर दोनों कहाँ हैं, तो कौन सा विनर कौन सा है। यस और नो? सेम वही बात है बच्चों। तो क्या करेंगे, सी को अगर C2 से C1 C2 कैंसिल आउट कर दे तो क्या बच गया, α1/α2, और स्क्वायर को क्या करे बेटा, कॉमन ले ले। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, फाइनली इधर स्क्वायर हटाए तो उधर अंडर रूट हो जाएगा। α1/α2 = क्या होगा, K1/K2 का अंडर रूट। ये मेरे पास क्या आ जाएगा,
कंपेरेटिवली स्ट्रेंथ आ गई दोनों वीक एसिड की। दोनों का कांस्टेंट हमें देगा, दोनों का रेशियो करके अंडर रूट कर दो। जिस बच्चे के कांस्टेंट बहुत अच्छे हैं तो वो तो क्या करेगा, सीधी सी बात है, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सी सेम देगा तो k प्रोपोर्शनल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के, दोनों का रेशियो ले लो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू k1 का अंडर रूट के अपॉन k2 का अंडर रूट कॉमन ले लो, k1 अपॉन k2 का कॉमन अंडर रूट। बेटा सोल्व करो, सीधा ऑप्शन मैच करो। समझ में आ गया, यस और नो। ये अपन ने बात की बेटा वीक एसिड के आयनाइजेशन की। इसमें घुमा फिरा के अलग अलग कंडीशंस पूछे अपन ने, सब डिस्कस किए। कौन से, अपन को मोनो बेसिक वाला केस दे सकता है, पॉली बेसिक वाला केस दे सकता है, या दो वीक एसिड को कंपेयर भी करवा सकता है। हर चीज अपन ने डिस्कस की है, कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बता सकते हो फटाफट, कोई भी दिक्कत बेटा बताओ, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। कोई दिक्कत, चलो यहाँ तक ठीक है बेटा। चलो आज जो हमने बेटा डिस्कस किया उसको अच्छे से रिवाइज करना, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस, सेम टू सेम वही कंडीशन डिस्कस करेंगे। वीक बेस का आयनाइजेशन, मोनो एसिडिक, पॉली एसिडिक और दो वीक एसिड को आपस में कंपेयर करना, उससे कंपेरेटिवली स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक बेसिस, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, यहाँ तक बात ठीक है बेटा। चलो बेटा बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।